नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 2 पर और ये साइंस टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किए 3 सुपर कंप्यूटर, अब लोगों का जीवन होगा आसान। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और हाई एनर्जी फिजिक्स के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, पुणे और कोलकाता के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में स्थापित 3 नए सुपर कंप्यूटर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए गए। यह भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ये सभी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम देश के भीतर वैज्ञानिक समुदाय को अत्याधुनिक उन्नत सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। यह फिजिक्स यानी भौतिकी, कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान से लेकर पृथ्वी विज्ञान तक के क्षेत्रों में रिसर्च को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि तकनीकी में रिसर्च से आम आदमी को फायदा मिलना चाहिए। विज्ञान में आत्मनिर्भरता हमारा उद्देश्य है। सरकार विज्ञान, तकनीकी और रिसर्च को प्राथमिकता दे रही है। हमने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू किया। अब क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकी में बढ़त बना ली है, जिससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, एमएसएमई और क्वांटम और स्टार्टअप की बेहतरी में सहायता मिलेगी। मिशन गगनयान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष में हमारा स्वयं का स्पेस स्टेशन होगा। भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहा है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अहम हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुपर कंप्यूटर यह सुनिश्चित करेंगे कि सबसे छोटे किसान के पास भी दुनिया के बेहतर ज्ञान तक आसान पहुंच हो, उन्हें फसलों के विषय में फैसले लेने में सहायता मिले, समुद्र में जाने वाले मछुआरों को भी फायदा मिले क्योंकि ये तकनीकी रिस्क को कम करेंगी और सुपर कंप्यूटर का उपयोग पुणे की मीटर रेडियो दूरबीन खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए करेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि अंका व अरुणिका नाम सूर्य से संबंधित है और मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार 850 करोड़ रुपए के HPC यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को पुणे स्थित IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट में लगाया जाएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की स्ट्रांगली एडवाइज यानी दृढ़ता से सलाह दी है। बेरूत में भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक सलाह में भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। पिछले 3 दिनों से इजरायली बमबारी का निशाना बनाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार देश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए लेबनान से भारतीय नागरिकों को निकालने पर विचार कर रही है। लेबनान लेवेंट में एक पहाड़ी देश है जिसकी तटरेखा पूर्वी भूमध्य सागर पर है। अब बात करते हैं लेवेंट क्या है। यूपीएससी ने 2015-16 में क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। देखिए, लेवेंट पश्चिम एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह सीरिया के सेंटर यानी केंद्र में है, लेकिन इसमें लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, साइप्रस और दक्षिण तुर्की के कुछ हिस्से भी शामिल होते हैं। कई बार इराक का पश्चिम हिस्सा जो मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है उसके भी हिस्से माने जाते हैं। अब इसके बॉर्डर की बात कर लेते हैं। लेबनान दक्षिण में इजराइल और उत्तर में सीरिया की सीमा से लगा हुआ है। आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि संघर्ष बढ़ गया है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है। भारत ने 2006 में भी एक ऐसे इवैक्यूएशन प्लान चलाया था। अपने 12,000 नागरिकों को लेबनान से निकाला था। उसका नाम था ऑपरेशन सुकून। याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑपरेशन सुकून क्या है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 4 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों से जोड़ने के लिए संशोधित परियोजना को लागू करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच जल्द ही एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। संशोधित नदी जोड़ो परियोजना से चंबल बेसिन में उपलब्ध जल संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होने की उम्मीद है और संशोधित नदी जोड़ो परियोजना के विभिन्न घटकों जिनमें लाभ के क्षेत्र शामिल हैं को दोनों राज्यों के अधिकारियों और हितधारकों के परामर्श से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने के चरण में अंतिम रूप दिया जाएगा। ये ट्राई पार्टी मीटिंग यानी त्रिपक्षीय बैठक ने नदियों को आपस में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के पक्ष में आम सहमति बनाने में मदद भी की है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि पूर्वी चीन सागर विशेष रूप से सेनकाकू दियाओ द्वीपों पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है जो जापान द्वारा कंट्रोल है और दक्षिण
चीन सागर में अपने दावों को मजबूती के साथ आगे करता है, जिससे कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ तनाव बढ़ जाता है। ईस्ट एवं साउथ चाइना सी महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग है, जहां आवश्यक अंडरसी केबल और तेल और प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण भंडार हैं, जो उन्हें क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। चीन आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कृत्रिम द्वीप और सैन्य बुनियादी ढांचा और आक्रामक समुद्री रणनीति अपनाकर अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार कर रहा है, जिसमें पड़ोसी देशों के जहाजों को परेशान करना शामिल है। चीन की इस एग्रेसिव रिएक्शन में जापान और फिलीपींस जैसे देश अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं और साथ ही चीनी एक्शन का सामना करने के लिए नीतियों में बदलाव भी कर रहे हैं। एक बार साउथ चाइना की लोकेशन अपनी पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप पे देख लीजिएगा। साउथ चाइना सी में कौन कौन से आइलैंड आते हैं। 9 डॉटेड लाइन बहुत चर्चा में रहती है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज ये भी है और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गुरुवार को बीजिंग में आयोजित प्लेनरी सेशन यानी पूर्ण अधिवेशन के दौरान बहुस्तरीय मतदान प्रक्रिया के बाद भारत को 15 सदस्यीय ग्लोबल संचालन समिति के लिए चुना गया। सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि संचालन समिति के सदस्य के रूप में भारत भ्रष्टाचार एवं संपत्ति वसूली के खिलाफ वैश्विक एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भ्रष्टाचार से निपटने में भारत की विशेषज्ञता ग्लोबल नेटवर्क के लिए मूल्यवान संपत्ति होगी, एक वैल्यूएबल असेट होगी। ग्लोबल नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है और भारत की भागीदारी सीमा पार वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करेगी। भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्राधिकरणों का वैश्विक परिचालन नेटवर्क ग्लोबल नेटवर्क G20 की एक इनिशिएटिव थी, पहल थी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी ये भी न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेड कमेटी यानी जेटीसी का छठा सत्र 16 से 17 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने SCEZ यानी स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तु, पेट्रोलियम एवं खनन, MSME क्षेत्र, सीमा शुल्क मामले, सेवा क्षेत्र, IT सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, परिधान मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, खाद्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निपटान और डिजिटल भुगतान, परिवहन एवं व्यापार विवाद आदि सहित व्यापार एवं निवेश में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए फोकस के कई क्षेत्रों की पहचान की है। दोनों पक्षों ने कृषि उत्पादों पर बाजार पहुंच के मुद्दों पर भी चर्चा की और मुद्दों को जल्द ही हल करने पर सहमति व्यक्त की है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नई दिल्ली में 8वें भारत इंडोनेशिया विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया। दोनों पक्षों ने राजनीतिक आदान प्रदान, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र, व्यापार एवं निवेश, स्वास्थ्य सेवा और संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने आपसी हितों के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। दोनों पक्षों ने भारत इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों की स्थापना की, 75वीं वर्षगांठ के चल रहे स्मरण उत्सव और इस मील के पत्थर को मनाने के लिए आयोजित विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा भी की। दोनों पक्षों ने जुड़ाव के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशने पर सहमति व्यक्त की। अगली विदेश कार्यालय परामर्श बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित करने पर सहमति भी हुई। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।